अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होने की उम्मीद दम तोड़ गई है और अब इवेंट का फाइनल दुबई में खेला जाएगा। भारत की जानिब से विराट कोहली ने एक बार फिर शानदार बैटिंग करते हुए अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। कल लाहौर में इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, जिसके बाद जीतने वाली टीम इतवार को दुबई में भारत के खिलाफ फाइनल खेलेगी। दूसरी जानिब इवेंट में इंतहाई नाकिस कारकर्दगी दिखाने के बाद आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड में मुतअद्दिद तब्दीलियां की गई हैं, ताहम बड़े नामों को दोनों फॉर्मेट्स में तकसीम कर दिया गया है। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान बरकरार हैं, ताहम उन्हें और बाबर आजम और बॉलर नसीम शाह को T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और सिर्फ 6 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले ऑलराउंडर सलमान अली आगा को T20 टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि काफी अरसे से टीम से बाहर और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आउट ऑफ फॉर्म ऑलराउंडर शादाब खान को T20 टीम का नायब कप्तान बना दिया गया है, जबकि फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को वनडे टीम से ड्रॉप करके सिर्फ T20 टीम में शामिल कर दिया गया है, जबकि ओपनर्स फखर जमान और साइम अय्यूब को तिब्बी मशवरे पर दोनों फॉर्मेट्स के लिए ज़ेर गौर नहीं लाया गया। नए ऐलान करदा स्क्वाड्स के मुताबिक वनडे स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा समेत बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिब जावेद, फ़हीम अशरफ, इमामुल हक, इरफान खान नियाजी, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर शामिल हैं। इसी तरह T20 स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा और नायब कप्तान शादाब खान समेत अब्बास आफरीदी, अब्दुल समद, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, इरफान खान नियाजी, जहादात खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और उस्मान खान शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, क्रिकेटर अहमद शहजाद और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले भारत की फतह पर बात कर लेते हैं। राशिद भाई, ज़ाहिर है ये तनकीद तो हो रही है कि होम टूर्नामेंट पाकिस्तान का था, लग भारत का रहा है, उन्हें एक ही ग्राउंड में, एक ही पिच पर, एक ही शहर में सब कुछ मैचेस खेलने का मौका मिल रहा है, मगर शानदार कारकर्दगी अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया को आखिर में कहा जा रहा था शायद 300 तक पहुँच जाए, मगर करटेल किया। बॉलिंग ऑप्शन बहुत सारे उनके पास, फील्डिंग भी उनकी बहुत ज़बरदस्त, बैटिंग ऑप्शन बहुत सारे हैं उनके पास और मैच में कहीं पर भी लगा नहीं जब चेस कर रहा था भारत के ऑस्ट्रेलिया की ग्रिप आई हो। कोहली ने एक दफा फिर शानदार नॉक खेला, क्या कहिएगा? जी, भारत ने काफी अरसे से काम कर रहे थे और क्रिकेट की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना चुके हैं IPL के थ्रू, और उसके बाद एक टीम नहीं है, ये 2 टीम्स हैं। उसके बाद जो स्टार्स इन्होंने जो पैदा किए वो सिर्फ इंडिया के नहीं, वो ग्लोबल स्टार्स है। आज विराट कोहली ने बैटिंग की 2 मैचेस में, देखें उसने कमांड ली और आखिर तक लेता हुआ चला गया। फिर उसने हार्दिक पांड्या को दिया और उसने जिस तरह से जैम्पा को मारा है ना, तो ये आपको लग रहा है कि मकसद लगता है किसी टीम का के टूर्नामेंट खेलने का। वो सिर्फ मैच जीतने नहीं आए, वो टूर्नामेंट जीतने आए। ऑस्ट्रेलिया ने गलती की, अपनी स्ट्रेंथ से हटे बहुत सारे स्पिनर डाल दिए, ये उनकी स्ट्रेंथ कभी भी नहीं रही। जॉनसन को खिला लेते ज्यादा अच्छा था, उन्होंने कहा कि स्पिन पिच है, लेकिन स्पिनर्स के लिए यहाँ पे मेथड अलग होता है बॉलिंग करने, यहाँ मार के करनी पड़ती है। जिस तरह से जडेजा कर रहे थे 90+ पे बॉल कर रहे थे, वो दौड़ से करते थे। जो ऑस्ट्रेलियन जो स्टाइल है स्पिन करने का, वो यहाँ पे कामयाब नहीं होगा, स्पेशली यंग प्लेयर के लिए। तो लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और ऑस्ट्रेलिया को दाद जाती है कि इतनी वीक टीम के साथ वो खेले और कहीं पे भी साबित नहीं होने दिया कि हम वीक टीम है। यही बड़ी टीम की निशानी होती है। लेकिन जिस तरह से इंडिया खेल रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बनाई है, लगता है ऐसे ही है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी इस दफा भारत की होगी। अहमद, आप बताइएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चेस किया, पूरी ग्रिप के साथ चेस किया, क्या कहेंगे? तो देखिए, हम तो पहले दिन से ही बोलते आ रहे हैं कि भारत की बहुत मजबूत साइड है। लुकिंग एट द कंडीशन इन दुबई, आप देखें वो अपने 5 स्पिनर जो हैं अपने साथ लेके आए हुए हैं, उसकी कोई वजह थी। इसे कहते हैं कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। आप उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, आज भी सिर्फ शामी खेला, उसके साथ ऑलराउंडर पांड्या ने बॉल, बाकी उसके बाद 4 स्पिनर खेल रहे थे उनकी टीम के अंदर। और प्रेपरेशन की हम बहुत बात करते हैं। इंग्लैंड की मजबूत टीम वो भारत
के अंदर गई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टोटल 8 मैच खेले उन्होंने, 5 T20 के और 3 ओडीआई के, और भारत ने सिर्फ उनको एक जीतने दिया। इस प्रेपरेशन और कॉन्फिडेंस के साथ वो आए। उनके मोरलेस सारे प्लेयर्स को इनफ गेम टाइम मिला, इनफ अपॉर्चुनिटी मिली, सब फॉर्म के अंदर थे, तो इसके साथ वो आए। और फिर एग्जीक्यूशन देखें, एक भी टॉस नहीं जीते, कोई एक्सक्यूज नहीं किया, लेकिन उनकी गेम प्लान, उनकी मेंटल टफनेस वो इतनी स्पॉट ऑन है कि आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं, विराट कोहली की, भाई ये होते हैं सीनियर प्लेयर्स जो जहां मैटर करता है, जहां स्टेक बड़े हो जाते हैं वहां पे और वहां पे आपकी टीम को जो है मैचेस जितवा के देते हैं। विराट कोहली के 8000 स्कोर हो गए हैं सिर्फ चेजिंग के अंदर, सिर्फ चेज के अंदर, और वो भारत को तन्हाई जो है हर गेम के अंदर आप चेक करें, पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने बड़े मैच के अंदर प्रेशर गेम था उसमें सेंचुरी की, उसके बाद इस गेम के अंदर भी जहां पे 2 अर्ली विकेट्स चले गए थे, पार्टनरशिप की बहुत जरूरत थी क्योंकि दुबई के अंदर 260 बहुत स्कोर हो जाता है अगर आपके 3-4 आउट हो जाए, तो वहां पे अय्यर के साथ जो कामनेस और स्टेबिलिटी लेके आए विराट कोहली भारत के लिए, वो मैच एक साइड पे उन्होंने कर दिया एक दफा फिर। बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस है। हम पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि रेड हॉट फेवरेट है भारत की टीम लुकिंग एट द कंडीशंस, और जो रिसोर्सेज रोहित शर्मा के पास हैं, आई थिंक दे आर द डिजर्व्ड फाइनलिस्ट, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि वो इसी तरह फाइनल भी जीत के चले जाए बिकॉज उनकी टीम बहुत जबरदस्त है। और सिख भाई आप बताइएगा, जब पहले बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, एक लम्हे पर लग रहा था कि 300 तक जाएंगे, मगर हमने देखा कि उन्होंने आखिर के 10 ओवर्स में कर्टेल किया ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद जडेजा जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो पिच है इसको देखते हुए पिछले पिचेस के मुकाबले में ये हमें आसानी से चेस कर लेना चाहिए, शुरू के 10 ओवर्स हमें एहतियात करनी चाहिए, और उसके बाद चेस किया, विकेट गिरते भी रहे, सिंगल डबल करना या फिर बाउंड्रीज लगाना, बहुत तरीके से चेस किया है। देखो शाहजेब, ये जो मैच तब्दील हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकला है, वो निकला 36.4 ओवर में जब स्मिथ आउट हुआ, और उसके 5 बॉल के बाद मैक्सवेल आउट हुआ। वहां से मैच फंस गया। मैं ये समझ रहा था जब मैक्सवेल खेलने आया कि अब जो है रन्स बनेंगे तेजी के साथ, और एक बड़ा टोटल लगेगा, मगर ये जो 36.4 से लेकर 37.3 बॉलों के दरमियान, ये 5 गेंदों के दरमियान पूरा गेम टर्न हो गया और वो उसकी तरफ चला गया, इंडिया की तरफ। और इंडिया के पास ऑब्वियसली बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी बैटिंग कंट्रीब्यूशन आप देखें कि हर शख्स ने जितना रन्स किए हैं, कोहली ने, रोहित ने किया है, कोहली, अय्यर, पटेल, उसका ये रोहेल, पांड्या, सब ने कंट्रीब्यूशन किए। 28-28, 30-30 रन, और ये एक क्रिकेट टीम होती है कि वो रोते नहीं है हमारी तरह। हम तो ये रो रहे थे कि जी साइम नहीं है, हमने पूरी ट्रॉफी में ये रोना मातम बिछा हुआ था। फिर फखर अनफिट हुआ तो पूरी ट्रॉफी के अंदर मातम बिछा हुआ था कि जनाब फखर अनफिट हो गया। टीमें ऐसी नहीं होती, टीमें ऐसी होती हैं कि ये जो आपने देख ली कि उनके पास हर लड़का कंट्रीब्यूट कर रहा है, उनके किसी के लड़के के जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बुमराह नहीं आया, कोई रोना धोना नहीं था, ऑस्ट्रेलिया के 3 फास्ट बॉलर नहीं आए, स्टेनिस नहीं आया, उसने रिटायरमेंट ले ली, कोई रोना धोना नहीं। हम वही टीम है कि जो कि बस रोना धोना किया हुआ था कि जी साइम, हाय मेरा साइम, हाय मेरा फखर। इस तरह नहीं होता, क्रिकेट टीमें इस तरह नहीं बनती हैं। आपको पूरी एक टीम बनानी पड़ती है। अभी भी जो टीम अनाउंस हुई है, अगर आप उस पर बात करेंगे, मैं तो हैरान हूं कि क्या टीम अनाउंस की है उन्होंने। ऐसे अच्छे लड़के को आप छोड़ के जा रहे हैं। मैं अब इस जो टीम अनाउंस हुई है इस पर बात करते हुए, राशिद भाई, ये अजीब मामला है कि पहले शादाब खान की जगह ही नहीं बन रही थी टीम में, अब नायब कप्तान के तौर पर वापस आ गए। कुछ जो बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ, शाहिद शाह अफरीदी, एक फॉर्मेट से ड्रॉप्ड हैं, दूसरे में वो मौजूद हैं। सलमान अली आगा ज़ाहिर वनडे में अच्छी फॉर्म दिखा रहे हैं, मगर T20 में वो नहीं, एक्सपीरियंस कप्तान के तौर पर आ गए। किस तरह देख रहे हैं आप? अनप्रोफेशनल वर्क किया है और सिलेक्टर्स थोड़ा सा घबरा गए। पैनिक तो हमने चैंपियन ट्रॉफी से पहले भी कर दिया था, और उसके बाद तो डिजास्टर हुआ है। ये भी है ना, बहुत बड़ा हार्ड है, लेकिन डिजर्व करते हैं ये लोग। देखिए, हम अगर कामरान गुलाम को लेके आए थे, अच्छी सीरीज खेलता हुआ आया था, 1-2 शॉट्स लगते हैं, आपने उसको बाहर करके तो शकील को प्लेइंग 11 में लेके आए, तो शकील भी सेटल होता हुआ नजर आ रहा था, तो दोनों को ड्रॉप कर दिया आपने। यानी कि हम लोग ठीक थे कि आपने गलत खिलाया, सिलेक्शन गलत थी, आपके पास ओपनर थे नहीं। अब आपने 2 ओपनर लिए जो यहाँ पे खेलने चाहिए थे, वो वहां लेके जा रहे थे। अब्दुल्ला शफीक वेरी गुड प्लेयर इन सब कॉन्टिनेंट, 3 लगातार 0 साउथ अफ्रीका करके आए, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस थी कि वो टीम में ओपनर जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से गलत सिलेक्शन है। जहां तक शर्जील की बात है, 2 और प्लेयर है हमारे पास जो फास्ट बॉलर है,
उनको एक फॉर्मेट में लेके जाना, मेरे ख्याल से उनको वहां पे वो ज्यादा यूजफुल होते हैं, शाहीन अफरीदी हो जाए या हारिस रऊफ हो जाए, दोनों फॉर्मेट में खेले तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे जो मार लग गई, लेकिन उस कंडीशन के तो अच्छे बॉलर है ये। साउथ अफ्रीका में अच्छी बॉलिंग की इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की, वहां करते हुए आए थे। बाकी शादाब वेरी गुड प्लेयर, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, फिटनेस भी नहीं थी, परफॉर्मेंस भी नहीं थी। उनको लेके आए एज ए वाइस कैप्टन, लास्ट 14 मैचेस में 4 में बॉलिंग नहीं की और 2 में सिर्फ कोटा पूरा किया 4 ओवर का। उनकी 3 विकेट है, 9.72 का उनका इकोनॉमी रेट है, जो कि मेरे ख्याल से ये तो कप्तान बन गए थे। कल रात की जो रिपोर्ट थी, अहमद को भी पता है, आमिर को भी, सिक्कू भाई को भी शायद पता हो, कप्तान बन चुके थे वो। तो बोर्ड ने खुद ही बोला यार ये तो हो जाएगा, दुनिया हम पे बोलेगी यार एक प्लेयर था ही नहीं, उसको लेके आके कप्तान बना दिया आपने। तो रात ही रात सलमान अली आगा टीम में नहीं थे, उनको टीम में लेके आया गया। सलमान अली आगा भी अच्छे प्लेयर है, मैच्योर प्लेयर है, लेकिन उनके सिर्फ 6 मैचेस हैं, अभी वो कप्तान बन गए। हमारी दुआ उनके साथ है, लेकिन जो क्रिकेट अथॉरिटी कर रही है हमारे मुल्क के साथ, अभी इंडिया का भी बताया, अहमद ने बताया, तिक्कू भाई ने बताया, प्रोफेशनलिज्म है। 10 साल से वो मेरिट रखी हुई है उन्होंने। उनका बेहतरीन प्लेयर ऋषभ पंत टीम में नहीं है, जायसवाल टीम में नहीं है, जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है, सूर्या कुमार यादव टीम में नहीं है, एक अलग टीम बाहर बैठी हुई है। हम 2 प्लेयर्स के ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास ये प्लेयर नहीं थे। हमें पहले खुद ठीक होना पड़ेगा, ये जाके खेलें, अच्छा खेलें, लेकिन मुझे उम्मीद कम लगती है। अहमद, आप बताइएगा, आप क्या कमेंट करेंगे जो टीम सेलेक्ट की है? पहले सब कहते रहे 2 स्पिनर रख लो, पाकिस्तान की कंडीशंस हैं, होम टूर्नामेंट हो रहा है, नहीं रखे गए। अब जो टीम बनाई है उसमें फास्ट बॉलर्स में रद्दोबदल, ये क्या हुआ है? कुछ भी नहीं शाहजेब भाई, हुआ ये सिर्फ इतना है कि अवाम को और मीडिया को एक दफा फिर पागल बनाया गया। ठीक है, आपने किया, ये प्रेशर पड़ा, इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस के बाद भी आपने उन प्लेयर को जो तनकीद की, जिन पे अखीर हो गई है, उनको आपने किया ये, कुछ को आपने T20 में रख लिया, कुछ को आपने वनडे में रख लिया। अब होगा क्या वो भी आपको बता देता हूं। जो T20 में है उन्होंने वहां पे एक अच्छी इनिंग खेली, उसको कहेंगे जी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, इसको वनडे में भी ले आओ। जो वनडे में है उन्होंने 2 ओवरों में अच्छी बॉलिंग कर दी, तो उनको कहेंगे जी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, इनको T20 में ले आओ। एक दफा फिर अवाम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है और कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए शादाब खान, यार आपने उसको परफॉर्मेंसेस पे निकाला था, आपने उसको लाके वाइस कप्तान बना दिया, और अगर आप उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखेंगे डोमेस्टिक की, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। उसामा मीर जो एक जेन्युइन स्पिनर है, जिसने PSL में भी 24 विकेटें ली थी, उसके बाद आप यहाँ पे भी साइड मैच खेला है बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में, ICC चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीमें खेल रही थी, वहां भी 4 आउट उसने किए, उसको आपने फिर नहीं रखा है। और फिर आपने सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया T20 का, कि हम उसको कह रहे हैं कि यार अगर ये कोई फॉर्मेट अच्छा खेलता है तो ये ODI बेटर खेल रहा है, या टेस्ट में थोड़ी सी इसकी बेटर परफॉर्मेंसेस हैं। T20 में ये भी पीछे जब आए थे, इन पे बहुत तनकीद हुई थी और उसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया गया। आज ये हालात है कि उनको कप्तान बना दिया गया T20 फॉर्मेट का, जब उन्होंने खुद भी ये शायद पता नहीं सोचा था कि नहीं सोचा था। सीधी सीधी बात है, जो चीजें शाहजेब भाई करने वाली थी वो एक दफा फिर नहीं की गई हैं। आप देखें सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक शख्स है, वो वीडियो एनालिस्ट है हसन चीमा, उनका जो ताल्लुक है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से है। वो चेक करें, स्टैट्स दिखा दुखूगे पता नहीं कौन से, वो ले आए हैं शादाब खान को एज अ वाइस कप्तान। फिर आपके जो कोच आकिब जावेद हैं, उनका ताल्लुक जो है मेनली लाहौर कलंदर से है, वो उन्होंने प्लेयर लाहौर कलंदर के भी कहीं एडजस्ट कर दिए। फिर एक ही उनका प्लेयर रह गया था अब्दुल्ला शफीक, वो की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। एक बच्चा है अजान वैस, उसने 1500 स्कोर कर दिए डोमेस्टिक में, उनको पसंद नहीं किया उन्होंने। वो एक बंदे को जो 0 कर करके थक गया था अब्दुल्ला शफीक, जिसके बाद उसको ड्रॉप किया, उसको फिर बगैर किसी परफॉर्मेंसेस के वो ले आए हैं। तो टोटल डिजास्टर। हमें बहुत उम्मीद थी शाहजेब भाई कि एटलीस्ट अब जो है जरूर सुनी जाएगी और मेरिट पे काम होगा, लेकिन नहीं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। और जो टीमें अनाउंस हुई हैं, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, हम दोबारा से इन्हीं चीजों पे बात कर रहे होंगे। पाकिस्तान एक दफा फिर जो है रिवर्स गियर लगा लिया है, पाकिस्तान को ऊपर की तरफ जाना था, लेकिन एक दफा फिर ये टीम अनाउंस करके वही कोच, वही सिलेक्टर्स, वही सारी कमेटी, वही प्लेयर्स आपने सिलेक्ट करके पाकिस्तान को एक दफा फिर आप रिवर्स गियर पे ले गए हैं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। सिक्कू भाई, आप कहिएगा, आपको भी दुख हो रहा है ये देखकर? आपको भी लग रहा है ये रिवर्स गियर है? देखिए शाहजेब, यहाँ कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा।
जून 2024 के अंदर यूएस का जो है वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद हम सबको पता था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, और हमें सबको पता था कि यहाँ की विकेटों पे स्पिनर चलते हैं, जैसे कि इंडिया 4 खिला रहा है, हमने 1 रखा। तो सेलेक्टर और कोच कैप्टन सब सो रहे थे, उनको नहीं पता था कि जी अब स्पिनर्स की हमें जरूरत है कि हमें उसको बनाएं। जितनी ये बायलैटरल सीरीज होती है ना शाहजेब, ये होती हैं, टारगेट करती हैं वर्ल्ड कप के लिए। अब वर्ल्ड कप हो रहा है 25 के अंदर, तो उसके लिए आपने टारगेट करना है ना, जो टीमें को बनाना है। आप ये मुझे बताइए कि फैसल अकरम एक स्पिनर है, आपने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई। ये उसामा मीर की बात कर रहा है, उसको आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। उसके बाद मोहम्मद अब्बास, उसको पर एक थप्पा लगा दिया कि ये टेस्ट क्रिकेटर है, चले उसको छोड़ दें। साजिद खान, मैं हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट की है पीसीबी से, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरे पुप्पो का बेटा नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूं कि भाई इसको एक दफा खिलाकर तो देख लो वनडे में, शॉर्टर फॉर्मेट में। उसको भी निकाल दिया आपने। शाहजेब खान साहबजादा फरहान, उसका कहीं दूर दूर तक ना है। अभी उसने अजान ओवैस का नाम लिया, अंडर 19 का बच्चा जिसने टॉप किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, उसका नाम ही नहीं है कहीं दूर दूर तक। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में एक हैदर लड़का था, पाकिस्तान से खेला, दूर दूर तक नाम नहीं है। आपने क्या किया है? आप क्या कर रहे हैं? ये लड़के को आप लेकर आए समत को, उसके सिर्फ 13 फर्स्ट क्लास मैच है, और उसने जो है जो ये ट्रॉफी हुई थी T20 की, उसका 21वां नंबर है। 10 मैचों में 115 रन किए हैं, सिर्फ 115। आपने उसको टीम में डाल दिया है, पता नहीं वो किसकी सिफारिश है। हसन नवाज चले ठीक है जी, उसने 3 मैचों के अंदर जो है तकरीबन 350 या 312 रन किए, ओके फेयर इनफ। भाई आप अब वर्ल्ड कप की तैयारी करें, लड़कों को डिवाइड करें। आप फैसल अकरम को भी स्पिनर डालकर ट्राई कर लेते, उसामा को भी जरूर ट्राई करें, आप साजिद खान को ट्राई करें। आपके पास स्पिनर नहीं है सर, आप कैसे खेलेंगे श्रीलंका और इंडिया में जाकर, जो कि होने वाला है अभी। तो आप अभी से वर्ल्ड कप की तैयारी करें। आप लोगों ने क्या किया है? वही लड़के रिपीट हो रहे हैं, वही लड़के रिपीट हो रहे हैं। आप मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया क्या ये मिलके। सर मोहसिन नकवी साहब को मैं पहले भी कह चुका हूं, सर आपके जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने आपको डुबो दिया है। ये पूरी जो सीरीज है, उनको 6, 8, 9 महीने में नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स चाहिए, वो स्पिनर नहीं बना सकते थे, नहीं खिला सकते थे। यही चीज अब ये कर रहे हैं, अननोन लड़के लेके आए। तो ये जो बेचारा अजान ओवैस है, जिसने 800 से ज्यादा टॉप किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, उसको आपने लिफ्ट ही नहीं कराई। आपने लिफ्ट ही नहीं कराई यार, कैसे कर सकते हैं आप? ये क्रिकेट की तबाही है, फॉर गॉड सेक। आप परफॉर्मेंस देखें, जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं उनको टीम में लेकर आए, वरना ये आप फिर पाकिस्तान की टीम को एक और झटका देने वाले हैं। ऐसे ऐसे लड़कों के मैं नाम देख रहा हूं जिनका, जमान खान किधर चला गया, इतना अच्छा खासा बॉलर था, आप भूल गए सारे। जमान खान किधर चला गया भाई? कामरान गुलाम को निकाल दिया, कामरान गुलाम को निकाल दिया। आप लोगों ने क्या किया है? ये मतलब ये क्रिकेट के साथ आप लोग ज्यादती कर रहे हो यार, बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो आप। अल्लाह खैर करे। राशिद भाई, आपकी भी डोमेस्टिक क्रिकेट पर नजर है, आप कमेंट कीजिएगा। जो जिन प्लेयर्स को नजरअंदाज करने पर अहमद शहजाद और सिकू भाई आवाज उठा रहे हैं, आप बताइएगा। देखिए, ये हैदर अली बड़ी अच्छी फॉर्म में थे। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी फर्स्ट क्लास में नहीं जा रहा क्योंकि टाइम बहुत छोटा है। हैदर अली ने इस दफा 161 की स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, बहुत अच्छा खेले, PSL में भी और चैंपियंस कप में भी। एक बॉलर तारिक उस्मान तारिक, जो कि ऑफ स्पिनर मिस्ट्री है, जो हमें जरूरत है जिन बॉलर की। कोयटा ग्लैडिएटर्स खेले, उनकी बॉलिंग का एक्शन का बड़ा इशू हो गया था, लेकिन दोबारा आए और इस चैंपियन कप में उनकी सबसे अच्छी इकोनॉमी रेट उन्हीं की है, तकरीबन 5.94 है उनकी विकेटों की तादाद भी 14 विकेट्स लिए हैं उन्होंने। तो वो एक ऐसा बॉलर था जिसपे आप ना कर सकते हैं, उसने कोयटा को मैच जितवाए। इसके अलावा मां सदाकत है, एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, ओपनर, क्योंकि मोहम्मद हारिस को जो लिया है वो 4 नंबर पे अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। कोयटा और पिशावर दलमी में 4 नंबर 3 नंबर पे खेल रहे हैं, क्योंकि उनके ओपनर जो है साइम अय्यूब और बाबर आजम है, वो तो ओपन कर नहीं रहे, लेकिन नेशनल टीम के लिए वो ओपन करेंगे। वो कामयाब होते हैं नहीं होते तो मैं ब्लेम तो फिर अपनी मैनेजमेंट को दूंगा ना। कुछ और प्लेयर हैं, उसामा मीर की बात की अहमद ने, बिल्कुल वो T20 में टॉप बॉलर है। हमारे PSL में, लास्ट PSL में सबसे ज्यादा 22 विकेट लिए हैं उसने। तो जो जिसका राइट हक मिलता है उसको दिया जाए, उसको रोका ना जाए, जब भी तो टीम हमारी जीत नहीं पाती। जो जिस फॉर्मेट में है वो हम खिलाते नहीं। फ़हीम अशरफ को वनडे में खिलाया जा रहा है, टेस्ट मैच में खिलाया, उसका फॉर्मेट ही T20 है। तो T20 में क्यों नहीं है? क्योंकि 4 ओवर करने, उसको बैटिंग कर सकता है किसी भी फ्लोटिंग ऑर्डर पे। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गलतियां की हैं और हम दुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये गलतियों की निशानदेही क्रिकेटर्स कर रहे हैं। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से यहाँ तक के
उन्हें सहरी में उन्हें और बुशरा बीबी को खाना न देने के हवाले से खबरें फैलाई गई। क्या हकीकत है? खुद इमरान खान साहब की तरफ से ये बात आई है, अलीमा खान साहिबा ने बताई है। ब्रेक के बाद आपके सामने रखते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ दिन से अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, उनके कान में इन्फेक्शन है। साथ ही पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि इमरान खान और बुशरा बीवी को सहरी और अफ्तार में खाने को कुछ फराम नहीं किया जा रहा है। दोनों को मजबूरन निहार मुंह रोज़ा रखना पड़ रहा है। हुकूमत के ओछे हथकंडों के बाइस अवाम में तशवीश पाई जाती है। मगर आज खुद इमरान खान की तरफ से इन सारी खबरों और अफवाहों की तरदीद सामने आ गई। आज इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने न सिर्फ इमरान खान की सेहत के हवाले से चलने वाली अफवाहों की तरदीद कर दी और ऐसी खबरें फैलाने वालों को एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स करार दे दिया। साथ ही इस दावे को भी गलत करार दे दिया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को सहरी या अफ्तारी नहीं दी जा रही है या इबादत में खलल डाला जा रहा है। इमरान खान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतमंद लग रहे थे, खुश बैठे थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हम बाहर कितने परेशान होते हैं। उनको तो नहीं पता कि बाहर किस किस्म की रूमर्स फैलाए जा रहे थे। कान में कोई तकलीफ नहीं है और भी कोई तकलीफ नहीं है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और एजेंसियों के टाउट्स बैठते हैं आके और वो आके इनकी सेहत के ऊपर बात करते हैं। सोशल मीडिया पे हम पढ़ रहे हैं कि उनके दिमाग में इन्फेक्शन चला गया है। यहाँ तक तो बात पहुँचा दी थी आपने 2 दिन में। ऐसे सुबह किसी ने पूछा कि जो उनकी सहरी बंद कर दी गई है या उनकी इबादत बंद कर दी गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। जेल में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बहुत अफवाहें फैलाई गई हैं पिछले चंद दिनों से कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, कोई हंगामी तौर पे डॉक्टर उनको देखने आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। मामूल का एक चेकअप हुआ है। फिर एक और बात चली कि शायद उनको जेल में सहरी नहीं दी जा रही या उनको इबादत में कोई खलल डाला जा रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये बातें गलत हैं। ये लोग क्यों करते हैं? क्या बैरिस्टर साहब ने जो गैर जमादाराना बयान दिया है, पार्टी उनके उस बयान के हवाले से कोई कुछ करेगी क्या उनके खिलाफ? जी, मैंने पेशावर में वकास अकरम साहब जो हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनसे कहा है कि इस बारे में वो पूछें कि ये बयान क्यों दिया गया। उनका जवाब आएगा तो आगे देखेंगे। मगर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि कुछ अनासिर की तरफ से सोशल मीडिया पर या फिर खुद पीटीआई के अपने रहनुमाओं की तरफ से इमरान खान की सेहत के हवाले से झूठी खबरें फैलाई गई हों और पार्टी क़यादत को वजाहत देनी पड़ी हो। कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया पर इमरान खान की सेहत के हवाले से अफवाहें चल रही थीं, जिस पर अलीमा खान ने कहा था कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। लोगों की तवज्जो हटाने के लिए खबर निकाली गई कि इमरान खान बेहोश होकर गिर पड़े थे। अलीमा खान जब ये बात कर रही थी तो उनसे सवाल हुआ कि ऐसी खबरें पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से ही जारी की जाती हैं और जून में कासिम सूरी ने भी इमरान खान के खाने में कुछ मिलाए जाने का दावा किया था। तो इस पर अलीमा खान ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा था कि कासिम सूरी तो मुल्क से बाहर हैं, उन्हें क्या पता। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि बाहर आपको तो नहीं पता कि कितना परेशान लोग हो जाते हैं। ऐसी तशवीशनाक खबरें जो हैं ये तो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए ही सामने आती हैं। तो जून में खान साहब आइसोलेशन में थे, कासिम खान सूरी ने खबर दी जी कि उनको पता नहीं क्या खाने में मिलाया गया, उनकी जहनी हालत ही ख़राब हो गई है। तो ये खान साहब को बताया आपने कि हमारे लोग ही कहा था? जी जी। लेकिन कासिम सूरी तो मुल्क से बाहर है, उनको कैसे पता चलो? सोर्स ही होगा ना कोई। ये सोर्सेज का ना, जब इमरान खान से मुलाकात हो वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम सोर्सेज के ऊपर जाएं। सोर्सेज तो शैतानियाँ कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर यकीन नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आज इमरान खान ने अपने जेल के मामलात के हवाले से कुछ अहम तब्दीलियां कर दी हैं। सलमान अकरम राजा के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी ने जेल के तमाम मामलात के हवाले से चौधरी ज़हीर अब्बास को अपना वकील मुकर्रर कर दिया है और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि दीगर वकला की तरह अपना सियासी कद बढ़ाने के बजाय पेशा वराना तौर पर जेल के मामलात को देखें। जबकि इमरान खान की खुसूसी हिदायत के हवाले से नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को इमरान खान का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। फैसल चौधरी को हिदायत की गई है कि वो तमाम पटिशन्स चौधरी ज़हीर अब्बास के हवाले कर दें। जेल के तमाम मामलात के हवाले से उन्होंने चौधरी ज़हीर अब्बास को अपना वकील मुकर्रर किया है, बुशरा बीबी साहिबा ने भी और इमरान खान साहब ने भी। तो उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी है कि वो खालिस्तन वकालती सतह पे इसमें सियासी अंसर ताकि शामिल ना हो, कोई बाहर आकर अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश ना करे। उन्होंने उनको पेशा वराना हैसियत में ये जिम्मेदारी दी है कि जेल के मामलात के हवाले से तमाम मुकदमात जो हैं वो देखेंगे। हुआ बदकिस्मती से कुछ लोगों ने अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की
वकालत के जरिए। तो ये अच्छी बात नहीं है। जो वकील है उसको वकालत करनी चाहिए। जिसको खान साहब दें कोई सियासी ओहदा और कहें कि तुम सियासत करो, सियासत उसी को करनी चाहिए। नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं उनको खान साहब का स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किया गया है। अडियाला के बाहर अब वो बात किया करेंगे। तो ये है टीम। चौधरी साहब बहुत सारी पिटीशंस लेके चल रहे हैं, तो आप उनसे इख्तियारात वापस जी उनको हिदायत की गई है कि वो तमाम पिटीशंस जो हैं चौधरी ज़हीर अब्बास के हवाले कर दें। साथ ही आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार ने सलमान अकबर राजा से अपोजिशन अलायंस और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से सवाल किया तो सलमान अकबर राजा ने जवाब दिया कि इमरान खान ने हिदायत दी है कि मौलाना फजलुर रहमान से क्या गुफ्तगू करनी है। तो आपका अपोजिशन अलायंस बन रहा है, उसमें अभी तक मौलाना फजलुर रहमान शमूलियत नहीं इख्तियार कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने गारंटी मांगी है, आप जो लीडरशिप बाहर है और इमरान खान जो जेल में है, कि हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि जो फैसले हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत करेगी, ना कि इमरान खान करेंगे। इस पर कोई बात हुई है खान साहब से? इस पे हुई है मेरी बात इत्तेहाद के हवाले से, अलायंस के मामलात के हवाले से। वो मैं ज़ाहिर है पूरी बात तो नहीं करूँगा, वो हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की हम इज़्ज़त करते हैं, हम चाहते हैं कि वो इस अलायंस का हिस्सा हों। उनसे क्या गुफ्तगू करनी है वो खान साहब ने हिदायत दी हैं। इंशाअल्लाह हम मुस्बत अंदाज में आगे चलेंगे। साथ ही आज अडियाला जेल में पार्टी रहनुमा और वकला की इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की खबर के मुताबिक मुलाकात में बुशरा बीबी शदीद गुस्से में नजर आई और पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर पार्टी के मुतहर्रिक ना होने पर बरहमी का इजहार किया, जबकि इमरान खान भी बुशरा बीबी की तायीद करते रहे। ये क्या मामला है, बात करेंगे खुद शब्बीर डार हमारे साथ। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया। क्या आपके जराए बता रहे हैं, क्या हुआ है? शाहजेब साहब, अडियाला जेल में आज मुलाकातों के 2 राउंड हुए हैं। एक मुलाकात में बानी पीटीआई की जो फैमिली है, जिसमें उनकी 3 बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान शामिल है, और उस मुलाकात में बुशरा बीबी भी शामिल थी, इमरान खान खुद भी शामिल थे। इसी मुलाकात में ये फैसले हुए कि जो फैसल चौधरी को से जिम्मेदारियां वापस ली गई हैं और बुशरा बीबी ने उस जो उनकी तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई, उनसे भी जिम्मेदारियां वापस ली हैं। ये इस मुलाकात में फैसले हुए। और उसके बाद जो दूसरा राउंड हुआ मुलाकात का, जिसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर खान, फैसल चौधरी और दीगर वकला मिले हैं। और हमारे ज़राए का कहना है कि जो वकला की मुलाकात हुई है उसमें जब बुशरा बीबी आई तो वो सख्त गुस्से में थी, और उन्होंने आते ही बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर अली खान से पूछा कि हम अगर जेल में हैं तो पार्टी बाहर आवाज क्यों नहीं उठा रही है, बाहर एहतजाज क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी बिल्कुल खामोश हुई है और पार्टी की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है। ये कहते हुए बुशरा बीबी सख्त गुस्से में नजर आई हैं। और ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने भी बुशरा बीबी के मौक़िफ़ की तायीद की, और उन्होंने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा से कहा कि जो बाहर हमारी क़यादत है, आप सियासी जो कमेटी है हमारी और पार्लिमानी कमेटी है, उनसे मुशावरत करके फिलफौर एहतजाजी मुजाहरे तरतीब दें। और कारकुन इस वक्त चाह रहे हैं कि मैं बाहर आऊं जेल से, और कारकुन मेरी रिहाई के अलावा कोई और बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। लिहाजा जो हिकमत अमली है पार्टी की इस वक्त वो कहीं नजर नहीं आ रही है। और इसके अलावा इमरान खान ने सलमान अकरम राजा से ये भी कहा है कि जो अपोजिशन इत्तेहाद कायम किया गया है उसमें अभी तक मौलाना फजलुर रहमान की शमूलियत नहीं हुई है। लिहाजा इस हवाले से भी उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान तक कोई खास पैगाम उन्होंने पहुंचाने का कहा है, क्योंकि अंसार अब्बासी की भी आज खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि मौलाना फजलुर रहमान कोई गारंटी चाहते हैं। मैंने भी सलमान अकबर राजा से पूछा था, उन्होंने कहा कि इस हवाले से इमरान खान ने कोई स्पेशल पैगाम दिया है, मैं मौलाना फजलुर रहमान से मिलूंगा तो मैं उन तक उनका पैगाम पहुंचाऊंगा। लेकिन जहां तक जो आज की मुलाकातों में जो खबरें सामने आई या जो फैसले किए गए हैं, इससे इस बात को तकवीत मिलती है कि गुज़िश्ता कई रोज से जो पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग और जो मुख्तलिफ जो रूमर्स गर्दिश करते रहे हैं, इस बात को तकवीत मिलती है कि पीटीआई के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अब ये मामला जेल तक पहुंच गए हैं और जेल के अंदर भी जो तकर्रुरियां और तैनातियां हो रही हैं, इस बात से भी ये वाज़ेह है कि अब पीटीआई में ग्रुपिंग और जो डिवीजन है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वाज़ेह मिसाल है कि जो फैसल चौधरी से जिम्मेदारियां वापस ली गई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फैसल चौधरी जिस तरह से काम कर रहे थे, लेकिन ज़राए का कहना है कि अलीमा खान को शायद फैसल चौधरी का जेल आना या जेल मामलात के हवाले से जो जिम्मेदारियां उनको दी गई थी वो पसंद नहीं थी, और मिशाल यूसुफजई के हवाले से भी उनको एतराज़ात थे।
बहुत शुक्रिया शबीर। तफसीलात बता रहे थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। एक और आम खबर की तफसीलात सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। यूक्रेन से लेके मैक्सिको और फिर कनाडा और चीन तक डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में अमेरिका हर हलीफ और हरीफ मुल्क के साथ सख्त रवैया अख्तियार कर रहा है। ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात में झगड़े के बाद एक तरफ ट्रंप ने जहां यूक्रेन की फौजी इमदाद मुअत्तल कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन, कनाडा और मैक्सिको के साथ तजारती जंग को भी अगले मरहले में दाखिल कर दिया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप की कशीदगी उस वक्त उरूज पर पहुंची जब 28 फरवरी को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेनी सदर को अमेरिकी सदर और नायब सदर के हाथों सख्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इसके बाद यूरोपीय रहनुमा सदर ज़ेलेंस्की की हिमायत में आगे ज़रूर आए और यूक्रेन की मदद के लिए एक कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाने का भी ऐलान किया, लेकिन अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया ने अब यह वादे कर दिया है कि वो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका ने यूक्रेन की फौजी इमदाद मुअत्तल कर दी है। व्हाइट हाउस के ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ने वादे किया है कि हमारी तवज्जो अमन पर है और हमारे शराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़म होने की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि हम अपनी इमदाद को रोक रहे हैं और इसका जायज़ा ले रहे हैं ताकि यकीनी बनाया जाए कि हमारी इमदाद मसले के हल में हिस्सा डाल रही है। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को धमकी देते हुए इशारा दिया कि अगर उन्होंने रूस के साथ जंगबंदी का मुआहदा ना किया तो वो यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। यूक्रेन में जंगबंदी के हवाले से डील पर अमेरिकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डील जल्द हो सकती है, इसे मुश्किल डील नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स डील करना ही नहीं चाहता तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहेगा। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इस पेशरफ्त पर रद्द अमल देते हुए इंतहाई नरम रवैया अख्तियार कर लिया है और अब से कुछ देर पहले एक्स पर अपने बयान में कहा है कि मैं अमन के लिए यूक्रेन के अज़म का इयादा करना चाहता हूँ। हम में से कोई भी मुसलसल जंग नहीं चाहता। यूक्रेन देरपा अमन की खातिर जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार है। यूक्रेन से ज़्यादा कोई अमन नहीं चाहता। मैं और मेरी टीम सदर ट्रंप की मजबूत क़यादत में काम करने के लिए तैयार हैं ताकि देरपा अमन हासिल किया जा सके। हम जंग के खात्मे के लिए तेज़ी से काम करने के लिए तैयार हैं और पहले मरहले में कैदियों की रिहाई और फ़िज़ाई जंग बंदी, मिसाइलों पर पाबंदी, तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन्स पर पाबंदी, तवानाई और दीगर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी पर पाबंदी और समंदर में फौरी तौर पर जंग बंदी हो सकती है, बशर्ते के रूस भी ऐसा ही करे। फिर हम अगले तमाम मराइल में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं और एक मजबूत हतमी मुआहदे पर मुत्तफिक होने के लिए अमेरिका के साथ काम करना चाहते हैं। हम वाकई इस बात की कदर करते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन की खुद मुख्तारी और आज़ादी को बरकरार रखने में कितनी मदद की है और हमें उलमा याद है जब सदर ने यूक्रेन को जेवलिन्स फराहम किए और हालात बदल गए थे। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। जुम्मे को व्हाइट हाउस में हमारी मुलाकात उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। ये अफसोसनाक है कि ऐसा हुआ है। ये चीज़ें दुरुस्त करने का वक्त है। हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में ताउन और बातचीत तामीरी हो। मादनियात और सलामती के मुआहदे पर यूक्रेन किसी भी वक्त और किसी भी आसान फॉर्मेट में दस्तखत करने के लिए तैयार है। हम इस मुआहदे को ज़्यादा सलामती और ठोस हिफाजती ज़मानतों की तरफ एक कदम के तौर पर देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह मौसर रहेगा। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को फौजी इमदाद की मुअत्तली के हवाले से CNN ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि अमरीकी हुकाम ने कहा है कि इमदाद की मुअत्तली का इतलाक उस तमाम फौजी साजो सामान पर होगा जो अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंचा है और ये इकदाम उसका बराह रास्त रद्द अमल है जिसे ट्रंप गुज़िश्ता हफ्ते ज़ेलेंस्की के बुरे रवैये के तौर पर देखते हैं। यह ख्याल किया जा रहा है कि चंद हफ्तों बाद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई मुअत्तल करने के ट्रंप के फैसले का असर पड़ना शुरू हो जाएगा और यूक्रेन की रूस के खिलाफ लड़ने की ताकत कमजोर पड़ जाएगी। मगरबी हुकाम ने इस फैसले के तनाजुर में कहा है कि अमरीकी मुअत्तली का ज़्यादा असर पड़ने से पहले तक यूक्रेन मुमकिना तौर पर अपनी लड़ाई की मौजूदा रफ्तार को कई हफ्तों तक बरकरार रख सकता है, शायद गर्मियों के आगाज तक। बाइडेन इंतजामिया ने अपने आखिरी दिनों में यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजी थी जिससे उसको जदीद हथियारों के बड़े जखीरे मिल गए थे। ये वो जदीद तरीन हथियार हैं जिनमें तवील फासले तक मार करने वाले अटैकम्स मिसाइल भी शामिल हैं जिन्होंने यूक्रेन को रूसी सरजमीन पर दूर तक हमला करने की सलाहियत दी है। अगर अब हथियारों की तरसील रोक दी जाएगी तो रूस के खिलाफ यह हिकमत अमली नाकाम हो सकती है। इस हवाले से BBC ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद और नेटो के अखराजात उठाने के हवाले से यूरोप और अमेरिका का मवाजना करते हुए कहा है कि अमेरिका के बगैर यूक्रेन की हिमायत जारी रखना और नेटो इत्तेहाद को कायम रखना यूरोप के लिए मुश्किल हो सकता है। ट्रंप ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की सदारत पर नहीं देखना चाहते, मगर ऐसा करना आसान नहीं होगा। CNN के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम ने कहा है कि नए इंतखाबात के इनेकाद में 3 बड़ी रुकावटें हैं। यूक्रेन के इंतखाबी कमीशन के नायब सरबरा ने कहा है कि इस वक्त यूक्रेन के सिर्फ 3/4 पोलिंग स्टेशन काम कर रहे हैं और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक इंतखाबात कराने की तैयारियों में 6 माह लगेंगे। यूक्रेन का आइन सदर के इस्तीफे पर कहता है कि इंतखाबात मुकम्मल होने तक पार्लियामेंट के स्पीकर सदर की जगह संभाल लें, मगर यूक्रेन में इस वक्त मार्शल लॉ है और इसके उठाए जाने तक इंतखाबात पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी एक पायदार जंग बंदी या अमन की जरूरत बहरहाल होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।